गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं अपना मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें हम जो मुगलों के राजधानी, उनके दरबार, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा था, पहला पॉइंट था राजधानी नगर। तो किन किन राजाओं ने कहाँ कहाँ अपनी राजधानियां बसाई थी वो पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा था वो थे इनके दरबार, क्या क्या दरबार, किस प्रकार से दरबार थे उनके। फिर शाही पदवियां, उपहार और नजराने, ये तीसरा पॉइंट था। तो इसमें शाही पदवियों में पदवियां और पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो बचा हुआ है हमारा नजराना, उसको हम देखते हैं। मुगल दरबारी परंपरा के अनुरूप कोई भी व्यक्ति बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। यानी नजराना का मतलब ये है कि कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई ऐसी वस्तु जिसको देख करके राजा खुश हो जाए, ठीक है, वो चीज ही नजराना कहलाती है। यानी शासक को भेंट की जाने वाली वह वस्तु नजराना कहलाता था। ठीक है, कोई भी शासक के पास जाता था, चाहे वो किसी राज्य का राजा है या कोई व्यापारी है या फिर कोई कलाकार है या फिर कोई विदेश से आया हुआ कोई अंग्रेज है या फिर दूसरे राज्यों का कोई विशेष आदमी है, अगर वो राजा से भेंट करते हैं तो अपनी हैसियत के अनुसार उनको चीजें भेंट करते थे। वो चीजें क्या कहलाती हैं? नजराना। अब इसमें है, औपचारिक रूप से यह कहा जाता था कि नजराने को किसी कीमत के रूप में न समझा जाए, परंतु वास्तव में यह हैसियत का प्रतीक थी। हैसियत का मतलब है कि भी किसकी कितनी हैसियत है। यानी कोई अगर धनवान है, धनाढ्य आदमी है तो बड़ा गिफ्ट लेके जाएगा, अगर कोई नॉर्मल है, उसके पास थोड़ा कम है देने के लिए, तो वो छोटा गिफ्ट लेके जाता था। दरबारी नजराने के रूप में मोटी रकम, नगद, हाथी, घोड़े, सैनिक आभूषण इत्यादि चीजें दिया करते थे। यानी कोई सैनिक दे दिए किसी राजा ने अपने, किसी ने हाथी घोड़े भेज दिए, किसी ने आभूषण दे दिए, किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने जवाहरात दे दिए। तो ये चीजें नजराने के रूप में राजाओं को भेंट होती थी। कई बार शासक क्षेत्र विशेष के लोगों से उनके क्षेत्र की चीजें प्राप्त करना चाहते थे। यानी मान लो कोई अलग क्षेत्र है, उसकी विशेषता है, ठीक है, जैसे जम्मू और कश्मीर है, वो अलग क्षेत्र है। साउथ की तरफ जाएंगे तो उधर अलग क्षेत्र है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में अमीर को लोग बर्फीला राजा बोलते थे। यानी जम्मू कश्मीर का जो राजौरी क्षेत्र है, पूंछ, राजौरी, नौशेरा, ये जो वाला जो एरिया है जम्मू से जो जाता है, तो उसमें क्या है कि वहां का अगर कोई अमीर आदमी तो उसको क्या बोलते थे? बर्फीला राजा। यानी बर्फ के एरिया का यही अमीर आदमी, यही यहाँ का राजा है। वे बर्फ में सुरक्षित रखे गए मेवे, अचार, शराब व कुछ मसाले शासक को भेंट करते थे। यानी वो क्या करते थे कि जो बर्फ के अंदर कुछ भी चीज संभाल के उनके लिए रखी हुई थी, चाहे अचार है, शराब है या कुछ मसाले हैं, वो अपनी हैसियत के हिसाब से उस राजा को भेंट करते थे। अब विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक राजनयिक भी नजराना लाया करते थे। विदेशों से कुछ राजाओं के कुछ राजदूत होते थे या फिर कोई कूटनीतिक राजनयिक थे। भाई आपसी एक दूसरे राज्य के अंदर समन्वय कैसे बैठाना है, कैसे उनका व्यापार करना है, तो उनसे कुछ कूटनीतिक जो राजनयिक आते थे, यानी कुछ राजदूत आते थे, वो भी इनके लिए नजराना लाते थे। यह भी प्रतीकात्मक व राज्य की हैसियत के अनुरूप होता था। मुगलों में ईरानी शाह के बीच उपहारों का आदान प्रदान एक सामान्य बात थी, परंतु इसकी कीमत 10 लाख से कम कभी नहीं थी। यानी कम से कम 10 लाख रुपए का उस समय का, ठीक है, यानी 1653 से लेके और आगे तक जो समय था, यानी 17वीं शताब्दी का जो समय था, उसमें 10 लाख रुपए की कीमत कितनी ज्यादा होगी ये आप समझ सकते हैं। परंतु इसे स्पष्ट होता है कि कूटनीति पर आधारित उपहार आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते थे, क्योंकि इसकी गतिविधियों का अंकन गुप्तचरों द्वारा उसी समय प्रारंभ हो जाता था जब राज्य की सीमा में प्रवेश करता था। यानी हर राजा के अपने गुप्तचर होते हैं, तो वो उनको पहचान जाते थे पहले ही। नजराना केवल शासक ही नहीं बल्कि अभिजात वर्ग के लोग भी लेते थे। अभिजात वर्ग के लोग कौन थे? धनी वर्ग के लोग थे, धनवान थे। यहाँ पर उनकी लालची प्रवृत्ति भी उभरती थी। किनकी लालची प्रवृत्ति? अभिजात वर्ग के लोगों की। मुगल दरबार में चाहे किसी व्यक्ति ने 1 रुपये से कम कीमत का नजराना दिया हो, वह कभी वापस नहीं होता था। यानी कोई व्यक्ति है, अगर उसने 1 रुपया से भी कम कीमत का अगर नजराना दे दिया तो उसे वो
वापस नहीं करते थे। कौन? अभिजात वर्ग के लोग। बल्कि मिलने वालों की बात को महत्व दिया जाता था। अभिजात वर्ग के लोग नजराना कम मूल्य का होने पर वापस भी कर देते थे। ठीक है, अभिजात वर्ग के लोग लालची थे, अगर वो कम मूल्य की चीज दी गई है तो उसको वापस कर देते थे वो। ठीक है, जैसे सर थॉमस रो ने नूरजहां के बड़े भाई आसफ खां। आसफ खां कौन थे? आसफ खां एक वजीर थे, मंत्री थे, किसके? शाहजहां के। और इनको आसफ खां ये है, ये एक पदवी मिली थी जो सबसे बड़ी उच्चतम पदवी थी। मुगल दरबार में किसी भी मंत्री को दी गई ये सबसे बड़ी पदवी थी। तो इनको एक बार ये जो सर थॉमस रो जो नूर ये आए थे यहाँ पर मुगल इनके शासकों के पास, तो जो नूरजहां है, ठीक है, शाहजहां की बेगम, उनके बड़े भाई थे आसफ खां, उसको एक अंगूठी भेंट की थी जिसकी कीमत कितनी थी? 400 रुपए। तो आसफ खां ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि रो को, जो ये थॉमस रो थे, उसको वापस कर दिया अंगूठी। क्या बोला? कि उसकी पहचान को देखकर ही नजराना देना चाहिए, यानी मेरी पहचान देखो और तब उसके बाद आप ये मेरे को नजराना देना। यानी ये जो अंगूठी थी उन्होंने वापस कर दी। अब है शाही परिवार, रॉयल फैमिली। शाही परिवार के बारे में क्या है? मुगल शासन व्यवस्था में शासक प्रमुख होता था। ये तो सही है कि जो शासक है वही पूरी मुगल शासन व्यवस्था का पूरा मुखिया शासक ही होता था वहां का, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अकेले तौर पर कोई अस्तित्व नहीं था। प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि में उसके परिवार के सदस्यों की भूमिका अहम होती थी। इतिवृत्तों में शासक के परिवार को शाही परिवार नाम दिया है। शाही परिवार के सदस्यों को दरबार में अलग वर्णित करते हुए इतिवृत्तों में सर्वाधिक प्रचलित शब्द हरम मिलता है। हरम शब्द शासक के निवास की ओर संकेत करता है। शाब्दिक रूप से हरम का अर्थ पवित्र स्थान होता है। इतिवृत्तों में हरम के वर्णन में शासक, उसकी पत्नी, उपपत्नी, उसके नजदीक व दूर के रिश्तेदार, वास्तविक माता, धाय माता, सौतेली माता, उपमाता, बहन, पुत्री, चाची, मौसी, उसके बच्चे, पुत्रों की पत्नियां व सहयोगी होते थे। इसके अतिरिक्त महिलाएं, परिचारिकाएं, गुलाम व दासी भी इस परिवार के अंग थे। यानी जो शाही परिवार है, ठीक है, इस शाही परिवार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक पवित्र स्थान होता था, इनका अलग से एक महल होता था, अलग से एक स्थान होता था, जिसे क्या कहते थे? हरम। हरम जो है उसमें बहुत सारे कमरे थे, कमरे मतलब महल के रूप में ही थे, वो छोटे छोटे महल थे, उनके निवास थे अलग अलग लोगों के। उसमें जो राजा है उनकी पत्नियां थी, फिर उसके बाद उपपत्नियां, मान लो किसी राजा के 4 पत्नी है तो 4 पत्नियों का अलग अलग रनिवास थे उनके, ठीक है। फिर उनकी उपपत्नी, नजदीक की व दूर के रिश्तेदार होते थे, उनकी खुद की वास्तविक माता जिनसे जन्म लिया है, धाय माता मतलब उनको पालने वाली माँ, सौतेली माता मतलब दूसरी माता जो उनके पिता ने भी 2 शादियां की थी, ठीक है। जैसे मान लो शाहजहां है तो शाहजहां के पिता जो थे उन्होंने 2 शादियां की, तो शाहजहां की जो माँ है उसके अलावा जो दूसरी माँ है वो सौतेली माता कहलाती थी। उपमाताएं, ठीक है। इसके बाद बहन, पुत्री, चाची, मौसी, उनके बच्चे, पुत्रों की पत्नियां, सहयोगी, वो सब लोग कहाँ रहते थे? इनके हरम में रहते थे। और इसके अलावा जो कुछ महिला परिचारिकाएं, गुलाम, दासी भी इस परिवार का अंग होती थी। तो शाही परिवार का जो दायरा है ये बहुत बड़ा होता था। अब आता है शाही परिवार की संरचना में बदलाव। भाई इनकी जो संरचना थी शाही परिवार की, ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए? अब यह अकबर के शासनकाल से पहले मुगलों के शाही परिवार में एक वर्ग विशेष के लोग थे, परंतु अकबर ने जब राजपूतों के साथ वैवाहिक, राजनीतिक व मैत्री संबंध स्थापित किए तो पारिवारिक संरचना में बदलाव आया। यानी उससे पहले जो मुगल शासक थे उनके रिश्ते मुगलों से थे, जो अकबर है उन्होंने अपने जो रिश्ते थे वो राजपूतों के साथ भी ज्यादा बढ़ा दिए, राजनीतिक और मैत्रिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो इससे बदलाव क्या आया कि अब पादशाह बेगम यानी मुख्य पत्नी, ठीक है, अर्थात हरम की राजपूत पत्नियां बनी। यानी जो राजपूतों से जब उनके, जैसे मान लो जोधा अकबर है तो अकबर की पत्नी जोधाबाई, ठीक है, वो राजपूत थी, तो वो उनकी क्या बनी? हरम राजपूत पत्नी बनी। इससे हरम व दरबार का माहौल उदार बना। वे स्वयं अकेली हरम में नहीं आई थी बल्कि उनकी दासी व सेविकाएं भी थी। यानी जो पत्नी, जो राजपूत पत्नी आई थी तो उनकी दासी, उनकी सेविकाएं, है ना, जो उनके पिता के समय में थी, वो भी उनके साथ साथ शादी के बाद वहां आ जाती थी। इस तरह शाही परिवार में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का समावेश हो गया। मुगल राजपूत विवाह संबंधों की खास बात यह थी कि राजपूत पुत्री के साथ साथ एक क्षेत्र भी भेंट स्वरूप दे देते थे। इस कारण मुगल राजपूत मित्रता में एक व्यापक तंत्र का निर्माण हो गया। इससे पारिवारिक व्यवस्था ही प्रभावित नहीं बल्कि एक बृहद साम्राज्य के तैयार करने में भी मदद मिली। यानी कुछ राजपूत राजा थे, उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था, ठीक है, चाहे वो डर से किया हो
या वैसे किया हो, मित्रता से किया हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने अपनी पुत्री तो भेंट की ही, उसके साथ साथ जो उनकी सेविकाएं थी, जो उनकी दासियां थी, वो भी गई। और उसके साथ साथ जो उनकी कुछ क्षेत्र, कुछ स्पेशल कोई राज्य का कोई हिस्सा है, वो भी वो दे देते थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना।